हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रॉड। दी प्रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मार्च मंथ का पार्ट 3। मार्च मंथ में 23 मार्च को हम ऑब्ज़र्व करते हैं शहीदी दिवस, बिकॉज 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी लगाई गई थी। और ये हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे और हमारी आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए हमें इनकी शहीदी नहीं भूलनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है जिसने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कम्प्लेक्सेस स्कीम शुरू की है? इस स्कीम में क्या है, देखो, जैसे जो रूरल एरिया होते हैं, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर आवास फिर भी काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है ना, वहाँ पर रहना करना काफ़ी सस्ता होता है। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक घर भी रेंट पे लोगे तो उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और जो पुअर पीपल होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम शुरू की है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो आपको आपको नहीं, जो पुअर पीपल हैं उनको एक हाउस प्रोवाइड करवाएगी जिसका रेंट बहुत रीजनेबल होगा। ओके, जो गरीब लोग हैं वो भी अब अर्बन एरियाज़ में रह सकते हैं इस स्कीम के तहत, और ये स्कीम शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और आप मुझे बता सकते हैं भाई, जो उत्तर प्रदेश है उसके चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, और इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर एक चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी। इसके बाद यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ओके, ये सब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी कौन सी है ग्लोबली? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार? न्यू दिल्ली है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। ओके, इन्होंने कैपिटल सिटी की बात की है इसलिए न्यू दिल्ली है, लेकिन अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? चाइना का शिनजियांग। ओके, चाइना की जो सिटी है शिनजियांग, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि टोटल इन्होंने 30 सिटीज़ को रैंक किया है और इसमें 20 इंडिया की ही हैं। ओके ना, टोटल इन्होंने 30 सिटीज़ को रैंक किया है पोल्यूशन के मामले में, और इसमें 20 तो इंडिया की ही हैं। और जो शिनजियांग है ये है नंबर 1 पर, और इसके बाद जो नेक्स्ट 9 है इस रैंकिंग में, नेक्स्ट 9 है वो सारी इंडिया की ही है। ओके, सेकंड पे है गाज़ियाबाद एंड सो ऑन। ये आप देख सकते हैं, ये सारी हमारी इंडिया की ही सिटीज़ हैं। ओके, अच्छा, जो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है इसको यूएस एयर क्वालिटी रिपोर्ट के साथ कंफ्यूज मत करना। यूएस एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो यूएस एयर क्वालिटी रिपोर्ट है वो अलग है और जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये अलग है। ओके, यूएस एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी जो पाकिस्तान के पंजाब की जो कैपिटल है, क्या है? लाहौर। ओके, लाहौर है नंबर 1 पर, न्यू दिल्ली है नंबर 2 पर, और नेपाल की कैपिटल काठमांडू है नंबर 3 पर। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये दोनों अलग अलग है। फार्मर्स ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट? फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू करने वाले किस स्टेट के
किसान हैं। सो महाराष्ट्र के किसानों ने ये मूवमेंट शुरू की है जिसका नाम है फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। इसमें क्या होगा, देखो अगर जो बर्थडे केक्स होते हैं या फिर एक फ्रूट केक्स होते हैं, ओके, अगर उनमें फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, अगर फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, जो किसान है, किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की है। भाई ये जागरूकता फैलाएगी जो सिटीजन्स हैं महाराष्ट्र के उनमें, कि वो नॉर्मल केक के बजाय फ्रूट केक को प्रेफर करें। ओके, अगर वो फ्रूट केक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो जो किसान है, किसानों की आमदन बढ़ जाएगी। ओके, सो ये मूवमेंट शुरू की गई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक ई पीक पहानी ऐप भी शुरू की थी। ई पीक पहानी ऐप, ओके, ये भी शुरू की गई थी महाराष्ट्र के किसानों के लिए। और आपको बताता हूँ, जो पहली किसान रेल थी, फर्स्ट किसान रेल थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। पहली किसान रेल चली थी देवलाली से दानापुर, देवलाली से दानापुर। ये देवलाली कहाँ है, देवलाली है महाराष्ट्र में, और दानापुर कहाँ है, ये है बिहार में। ओके, और जो 100th किसान रेल थी उसका भी आपको पता होना चाहिए। 100th किसान रेल ये चली थी संगोला से शालीमार, संगोला से लेकर शालीमार तक। और यहाँ पर संगोला कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में, और शालीमार कहाँ है, ये है वेस्ट बंगाल में। ओके, कौन सी स्टेट है जिन्होंने 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है। सो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान ने ये स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। और इस स्कीम में क्या है, अगर आप 850 रुपये पर एनम, एक साल का 850 रुपये पे करते हैं, तो इस स्कीम के तहत आपकी फैमिली को मिलेगा 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। ओके, जो आयुष्मान भारत वाली स्कीम है उसके 5 लाख अलग हैं, उसके 5 लाख आयुष्मान भारत वाली स्कीम के अलग हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान की गवर्नमेंट को 850 का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 5 लाख तक का एक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ओके, और ये शुरू की गई है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और कलराज मिश्रा है यहाँ पर गवर्नर, कलराज मिश्रा। 2022 का AFC वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट ये इनमें से कौन सी जगह पे होगा। आपको पता होगा भी जो एशिया कप फुटबॉल कप है वो होगा इस बार इंडिया में, और ये नवी मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर तीनों जगह पर होगा। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, जो नवी मुंबई है, नवी मुंबई में एक स्टेडियम है जिसका नाम है DY पाटिल स्टेडियम, DY पाटिल स्टेडियम यहाँ पर होगा। अहमदाबाद में एक ट्रांस स्टेडियम है, ट्रांस स्टेडियम। ओके, और जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में है कलिंग स्टेडियम। सो कलिंग स्टेडियम, ट्रांस स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम, इन तीनों स्टेडियम्स में होगा हमारे एशिया का फुटबॉल का वर्ल्ड कप। इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं जिसका टाइटल होगा बंगाबंधु, बंगाबंधु। ओके, और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। सो श्याम बेनेगल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और ये फिल्म होगी ऑन द लाइफ ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ओके, और जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने एक शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अवार्ड भी शुरू किया है जो मिलेगा इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। ओके, शेख मुजीबुर रहमान ही फाउंडर हैं अवामी लीग के, अवामी लीग पार्टी के, जिस पार्टी से आज बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वो बिलोंग करती हैं। ओके, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है। सो स्कोप की नई चेयरपर्सन बनी है सोमा मोंडल, सोमा मोंडल बनी है स्कोप की नई चेयरमैन। और आपको पता होगा ये सेल की भी चेयरमैन है, जो हमारी एक महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी चेयरमैन भी है सोमा मोंडल। और
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई वुमेन बनी है सेल की चेयरमैन, और इनका नाम क्या है? सोमा मॉन्डल। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है? किस चीज़ के लिए? टीबी मुक्त भारत के लिए। सो टीबी मुक्त भारत के लिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनिशिएटिव शुरू किया है उसका नाम है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, बिकॉज जो टीबी की प्रॉब्लम है ये ज़्यादा ट्राइबल लोगों में पाई जाती है। ओके, और हमारे भारत का लक्ष्य क्या है भी? हमने कब तक जो टीबी है वो हमारे इंडिया से ख़त्म करना है? 2025 तक। भारत का लक्ष्य है भी 2025 तक जो टीबी है ये हमने इंडिया से ख़त्म करना है। विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द 100th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधीज फर्स्ट एवर विजिट ऑन द स्टेट ऑन 23 मार्च? 23 मार्च को किस राज्य ने महात्मा गांधी के पहली बार आने पर अपनी 100th एनिवर्सरी मनाई? सो ओडिशा में पहली बार जो 23 मार्च 1921 में महात्मा गांधी गए थे ओडिशा, पहली बार कहाँ? कटक में। ओके, 23 मार्च 1921 में जो महात्मा गांधी है पहली बार ओडिशा में गए थे, कहाँ? कटक में। और आप इनको पहचानते हैं, ये कौन है? ये है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और ओडिशा ने रिसेंटली एक स्कीम शुरू की है जिसमें अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है और आप एक दिव्यांग पर्सन या फिर हैंडीकैप्ड पर्सन जिसको बोलते हैं उससे अगर आप मैरिज करते हैं तो आपको मिलेंगे 2.5 लाख रुपीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ओके, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है एंड इफ़ यू मैरी अ हैंडीकैप्ड और अ दिव्यांग पर्सन देन यू विल गेट 2.5 lakh from the government of Odisha. Who has been appointed as the managing director and CEO of Mahindra and Mahindra? Mahindra and Mahindra के MD and CEO इनका नाम क्या है? सो डॉक्टर अनीश शाह। डॉक्टर अनीश शाह ये बने हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD CEO। मार्क रूटे ये अभी अभी इलेक्शंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते हैं, और किस कंट्री में ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते हैं? मार्क रूटे ये जीते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन नेदरलैंड्स में ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीत चुके हैं। और आपको पता है जो नेदरलैंड्स है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। मूडीज़ के अनुसार इंडिया की इकॉनमी ये ग्रो करेगी कितने % से बाय इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? ठीक है, 2021-22 में जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो होगी 12% से। जैसे आपको पता ही है 2020-21 की ग्रोथ तो हमारी नेगेटिव में थी, लेकिन आने वाला जो वित्त वर्ष है ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव साबित होगा, और इसमें हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है वो होगी 12% से। ये अनुमान लगाया गया है मूडीज़ के द्वारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दिल्ली को किसके साथ जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दिल्ली को जोड़ा गया है सिक्किम के साथ। सिक्किम और दिल्ली दोनों एक दूसरे को डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। इंडिया ने कौन से देश के साथ एक MOU साइन किया है फॉर कॉर्पोरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए जो इंडिया है इसने मालदीव्स के साथ एक MOU साइन किया है। ओके, जो मालदीव्स है इसके साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है एक्वेरन। और मालदीव्स के साथ मिलके हम एक आइलैंड भी डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है अड्डू अटोल्स। ठीक है, अड्डू अटोल एक आइलैंड है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मालदीव्स, और मालदीव के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है एक्वेरन। कौन सा राज्य है जिसने एक समर कैंपेन शुरू किया है टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट? माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए समर कैंपेन शुरू किया गया है झारखंड की सरकार के द्वारा। ओके, झारखंड ने ये शुरू किया है। ये दो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए शुरू हुआ है, एक तो माल न्यूट्रिशन और एक अनीमिया और माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए झारखंड ने समर जो कैंपेन है ये शुरू किया है। ओके, और आपको पता है जो अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स था, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जिसमें बताया गया था भी कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो बिल्कुल फ्री हो चुका है अनीमिया से, वो कौन सा था? वो था हरियाणा बन चुका है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में नंबर 1। जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स की लिमिट होती है, जो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है इंटरेस्ट पर, वो पहले कितनी से कितनी बढ़ा दी है? प्रोविडेंट फंड पर। अगर आप पहले 2.5 लाख इन्वेस्ट करते थे इन
पीएफ, देन उस पर जितना भी इंटरेस्ट होता था वो था टैक्स फ्री, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख। अगर आप अब 5 लाख तक रुपए डालते हैं पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, और उसमें से जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो होगा आपसे टैक्स फ्री। ये अभी अभी इसको 2.5 लाख से 5 लाख किया गया है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में त्रिपुरा को किसके साथ रखा गया है? जैसे दिल्ली को रखा गया है सिक्किम के साथ, वैसे त्रिपुरा को रखा गया है बिहार के साथ। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक पोषण अभियान चलाया है बूढ़ों के लिए? जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक पोषण अभियान ये शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ये पोषण अभियान बूढ़ों के लिए शुरू किया है। ओके, और हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है? थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सा कैंपेन शुरू किया है टू कंट्रोल द स्पाइक इन द केसेस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन? जैसे कि कोरोना वायरस अब फिर से बढ़ रहा है, ठीक है, इसके जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एकदम जो स्पाइक आ रहा है, जो कोरोना वायरस के केसेस में एकदम से स्पाइक आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है संकल्प, संकल्प। और इसमें क्या होगा, सुबह सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे एक सायरन बजेगा पूरे मध्य प्रदेश में, जो सब सिटीजन्स को याद दिलाएगा भी आपको मास्क पहनना है, अपने हाथ जो वो सैनिटाइज करने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ओके, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की कैपिटल है भोपाल। ओके, और यहाँ पर स्टेट एनिमल कौन सा है ये आपको चेक करना है। ओके, मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है ये आपको चेक करना है। असम राइफल्स ने 24 मार्च 2021 को कौन सा राइजिंग डे मनाया? सो असम राइफल्स ये हमारे जो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा करता है असम राइफल्स। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 24 मार्च 1835 को। ओके, ये हमारे इंडिया की सबसे पुरानी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ओके, और इस बार 24 मार्च 2021 को इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 186th राइजिंग डे। ओके, आपको मैं एक दो मिलिट्री फोर्सेस और बताता हूँ और आपको उनका पता होना चाहिए भी वो कौन से बॉर्डर से हमारी सुरक्षा करते हैं। सो आपने एक सुना होगा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये हमारी नेपाल और भूटान इन दोनों से सुरक्षा करता है। नेपाल और भूटान के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर तैनात होती है सशस्त्र सीमा बल। एक होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, ये हमारी सुरक्षा करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ। ओके, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर रखता है वहाँ पर तैनात होती है बीएसएफ। और एक होती है आईटीबीपी, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और ये हमारे तिब्बत और चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर रखता है वहाँ पर तैनात है। ओके, तिब्बत और चाइना आईटीबीपी, पाकिस्तान और बांग्लादेश बीएसएफ, और नेपाल और भूटान एसएसबी। ओके, और म्यांमार के बॉर्डर पर तैनात होगी असम राइफल्स। ये सब आपको याद रखना है। बिहार बनने जा रही है कंट्री की पहली ऐसी स्टेट जो जहाँ पर 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स होंगे। ओके, और ये कौन सी जगह पर होंगे, कौन सी प्लेस में ये 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स होंगे? सो राजगीर और बोध गया, राजगीर और बोध गया यहाँ पर होंगे 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स। ये 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स हैं, मतलब यहाँ पर जो सरकारी बिल्डिंग्स होगी, काफ़ी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होगी वो सब चलेंगी उन एनर्जी से जो प्रोड्यूस की जाएगी रीन्यूएबल रिसोर्सेज द्वारा। ओके, जैसे कि सौर ऊर्जा, इनसे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी से जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो चलेंगी। ओके, अभी अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉकी की फील्ड में इस्टेब्लिश किया जाएगा, कौन सी स्टेट में? सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा लखनऊ में, और जो लखनऊ है यह है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। सो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉकी। आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ही एक इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च, इसके भी हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो उत्तर प्रदेश है ये शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप शुरू की गई है इंडिया के द्वारा? सो ये बांग्लादेश के लिए शुरू की गई है।
क्योंकि यहाँ से इसमें क्या होगा, यहाँ से बांग्लादेश से 50 साइंटिस्ट आएंगे इंडिया में और वो रिसर्च करेंगे। ओके, और 50 ही क्यों, क्योंकि रिसेंटली 26 मार्च 2021 में जो 26 मार्च 2021 निकला है, इस दिन सेलिब्रेट किए हैं बांग्लादेश ने अपने 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बांग्लादेश गए थे। कौन सी कंट्री का ऐसा एक वोल्केनो है जो फटा है अभी 900 सालों के बाद? आफ्टर 900 ईयर्स एक वोल्केनो अभी अभी इरप्ट हुआ है, और ये कहाँ पर है? ये है आइसलैंड में। ओके, आइसलैंड में है। और इस जो ये वोल्केनो है जो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्राइसुविक। क्राइसुविक, KRYSUVIK। ओके, 104 फीट टॉल फ्लैग मास्ट होस्टिंग इन द नेशनल फ्लैग वॉज इनॉग्रेटेड इन विच साउथ ईस्टर्न सिटी? कौन सी साउथ ईस्टर्न सिटी में 104 फीट लंबा फ्लैग मास्ट लगाया गया है? सो गैंगटॉक जो कैपिटल है सिक्किम की, यहाँ पर लगाया गया है 104 फीट लंबा फ्लैग मास्ट। डिजिट इंश्योरेंस, इन्होंने कौन से क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है? सो डिजिट इंश्योरेंस ने विराट कोहली को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। अभी अभी नेचर सफारी शुरू की गई है, ये भारत के किस राज्य में शुरू की गई है नेचर सफारी? सो बिहार के राजगीर में ये शुरू हुआ है। ओके, नेचर सफारी, इसमें आप खड़े होकर नेचर का लुत्फ ले सकते हैं। और यहाँ पर ही बना है राजगीर में ही बना है बिहार का पहला एक ऐसा ब्रिज जिसका जो फ्लोर है वो ग्लास से बना है, शीशे का बना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ्लोर है इसका सारा फ्लोर शीशे से बना हुआ है। ओके, और बिहार का पहला जो ग्लास ब्रिज है वो बना है राजगीर में। 66th फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? सो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको जो चीज़ें याद रखनी है मैं वो बताता हूँ। एक तो बेस्ट फिल्म है थप्पड़। ओके, बेस्ट डायरेक्टर है ओम रॉट, और इनकी फिल्म तान्हाजी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ओके, और इसके बाद बेस्ट एक्टर कौन है? इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन, और इसके बाद आपको फीमेल में याद रखना है भी बेस्ट एक्टर कौन है? तापसी पन्नू, थप्पड़ मूवी के लिए। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इरफान खान को। ओके, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो होगा ये कितने डिजिट्स का होगा? सो ये जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये होगा 14 अंकों का। ओके, जैसे आपको पता है भी हमारा पैन होता है वो कितने अंकों का होता है? वो होता है 10 अंकों का। और जो आधार कितने अंकों का होता है? ये होता है 12 अंकों का। और ये जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये होगा 14 अंकों का। इसमें क्या होगा, आने वाले एक साल में हमारे भारत में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा जिससे हर ज़मीन की एक अलग आइडेंटिटी बन सके। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो हैप्पीनेस करिकुलम शुरू कर रहा है अपने स्कूल्स में हैप्पीनेस करिकुलम शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? पहले यही चीज़ शुरू हुई थी दिल्ली में 2018 में। ओके, 2018 में यही हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुए थे दिल्ली के स्कूल्स में, और ये काफ़ी कामयाब रहा, इसलिए अब इसको अडेप्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश में हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किए जाएंगे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर। ये किताब किसने लिखी जिसका नाम है एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव इन लंदन? मतलब जो लोग यहाँ पर इंडिया में, भारत में घपला कर और लंदन में भाग गए, जो भगौड़े निकले, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ठीक है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दानिश एंड रूही खान के द्वारा ये बुक लिखी गई है। हमारे इंडिया की कौन सी नेवल शिप है जो पार्टिसिपेट करेगी पेट्रोलिंग में? कहाँ पर? मडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। मडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करने के लिए हमारी इंडिया की कौन सी नेवल शिप गई है? सो इसका नाम है INS शार्दुल। और आप मुझे हमारे इंडिया के उस जहाज़ का नाम बता सकते हैं जो मडागास्कर लेके आया था फूड और मेडिकेशंस की सप्लाई, फूड और मेडिकल की सप्लाई लेकर आया था मडागास्कर? वो कौन सा जहाज़ था? वो था INS जल शवा। ओके। लेफ्टिनेंट जनरल वैग पिंटो, ये इनका निधन हो गया, और
इन्होंने अपना नाम किस बैटल में बनाया था भाई, किस बैटल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जिसके कारण ये काफ़ी पॉपुलर हुए। सो बैटल ऑफ बसंतर, बैटल ऑफ बसंतर जो हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी ना 1971 में, उसमें ही एक लड़ाई थी बैटल ऑफ बसंतर। ये बसंतर एक रिवर का नाम है जो जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, और वहीं पे ये 1971 की ही लड़ाई में का एक पार्ट था बैटल ऑफ बसंतर, और इसमें इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इंडिया एक रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद कर रहा है किस कंट्री की? सो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है रूपपुर, ये बनेगा बांग्लादेश में। और इंडिया इसमें क्या मदद कर रहा है? इंडिया इसमें लोन दे रहा है बांग्लादेश को, कितना? $1 बिलियन का। ओके, $1 बिलियन का इंडिया लोन दे रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसको बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हेल्प कर रहा है एक और देश जिसका नाम है रशिया। रशिया बनाने में हेल्प करेगा और इंडिया ने दी है फाइनेंशियल हेल्प। ओके, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी इनॉग्रेशन किया है शहीद अशफाकुल्ला खान जियोलॉजिकल पार्क का। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली अभी एक वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व भी खुला है। वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व अभी कहाँ खुला है? ये खुला है गोरखपुर में। और गोरखपुर में ही एक लेक है जिसका नाम है रामगढ़ ताल लेक, वहाँ पर होगा बर्ड फेस्टिवल। ओके, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होगा वहाँ पर। कहाँ पर? रामगढ़ ताल लेक पर। और ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। ओके, और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। और ये अभी न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में एक बनने जा रही है इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, इंडियाज़ बिगेस्ट फिल्म सिटी, ये बनने जा रही है गौतम बुद्ध नगर में। ओके, ऐसे कौन से रेंजर हैं जिनको एशिया का इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ये, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। और एशिया में सिर्फ एक पर्सन को मिला है, एक रेंजर को मिला है। रेंजर का मतलब होता है जो हमारे जानवरों की सुरक्षा करते हैं। ओके, सो इनका नाम है महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी को मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। ये तैनात कहाँ पर हैं? ये अपनी सेवाएं देते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व में। राजा जी टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है राजा जी टाइगर रिजर्व। और जो महेंद्र गिरी है ये अपनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं और इनको मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। और उत्तराखंड में और कोई नेशनल पार्क है? बिल्कुल, जो उत्तराखंड है ये भी मध्य प्रदेश की तरह बहुत हरा भरा है और इसमें भी नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और एक है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं। और जो उत्तराखंड है ये बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी आगे भी है। ओके, आईसीसी के जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने हैं 2022 में, ये कहाँ पर होंगे? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में किए जाएंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 आईसीसी के। ओके, और इसका एक ऑफिशियल गाना है और उस ऑफिशियल सॉन्ग का नाम क्या है? सो इस ऑफिशियल सॉन्ग का नाम है गर्ल गैंग। ऑप्शन सी, गर्ल गैंग। और ये गाया गया है एक सिंगर के द्वारा जो न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करती हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है गिनविग मोर। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, ये एक सिंगर है और इन्होंने गाना गाया है गर्ल गैंग। ओके, ये ऑफिशियल गाना है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का जो होंगे न्यूजीलैंड में। और आप मुझे बता सकते हैं जो आईसीसी है इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो भी न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करते हैं। ओके, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारे इंडिया का क्या रैंक है? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारे इंडिया का रैंक है 40। और इसमें नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है इसमें यूएसए। ओके, और ये जो इंडेक्स है ये दिया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये इंडेक्स दिया गया है। ओके, अच्छा, एक संगठन होता है जिसका नाम है
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे आपको इसके हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है डैरेन टैंग, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर से। ओके, इंडिया के ऐसे कौन से 2 रीजन्स हैं जो डिक्लेयर कर दिए गए हैं टीबी फ्री, ट्यूबरक्लोसिस से फ्री? जो 2 रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है लक्षद्वीप, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, और एक है बडगम। बुडगम ये जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में है बुडगम और लक्षद्वीप, ये दोनों डिक्लेयर कर दिए गए हैं एज टीबी फ्री रीजन्स। आंध्र प्रदेश का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम रखा गया है आफ्टर द नेम ऑफ उयालावड़ा नारासिम्हा रेड्डी? उयालावड़ा नारासिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है करनूल एयरपोर्ट का नाम। ओके, करनूल एयरपोर्ट ये आंध्र प्रदेश में है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर एंड IEPFA मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर। ओके, सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर इन्होंने ही लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। शरद अरविंद बोबडे ये इस टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे। ओके, अब इन्होंने डिक्लेयर किया है भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस अब कौन बनेगा। ओके, अब ये रिसेंटली रिटायर हो जाएंगे और अब जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस हैं ये बनेंगे NV रमन। ओके, NV रमन बनेंगे हमारे नए चीफ जस्टिस, और ये होंगे इंडिया के 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, और जहाँ की हमारे शरद अरविंद बोबडे ये थे 47th चीफ जस्टिस। जो शरद अरविंद बोबडे थे ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से, और ये जो NV रमन है ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से, आंध्रा से। ओके, आपको पता है टू बी अ जज इन सुप्रीम कोर्ट एलिजिबिलिटीज क्या क्या होती है? सो अगर आप बनना चाहते हैं एक जज इन सुप्रीम कोर्ट, मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आप एक जज बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, देन आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ओके, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट, फिर आप एक सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। या फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन हाई कोर्ट। या फिर एक चीज़ और होती है जिससे एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है, वो क्या होता है? प्रेसिडेंट की पावर से। प्रेसिडेंट के पास एक पावर है जिससे वो किसी भी एक पर्सन जिसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ अच्छा काम किया हो या फिर लॉ के प्रति कुछ अच्छा काम किया हो, उसको अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टली एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो ये 3 एलिजिबिलिटीज़ में से अगर कोई भी आप पास कर लेते हैं तो आप बन सकते हैं एक जज सुप्रीम कोर्ट के। ओके, और जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है जजेस रखने की? मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? सो ये हो सकते हैं 33+1। 33+1 का मतलब 33 नॉर्मल जजेस और एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, किसको सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान 2020 के द्वारा? उनकी एक नोवेल पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी ये एक नोवेल है जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। किसको? शरद पगारे को। शरद पगारे को सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से उनकी एक नोवेल पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। USA के राष्ट्रपति जो बाइडन, इन्होंने अपना सर्जन जनरल किसको चुना है? सो सर्जन जनरल बने हैं विवेक मूर्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सर्जन जनरल कौन बने हैं? इनका नाम है विवेक मूर्ति। ओके, और जब ब्रैक ओबामा वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे भी सर्जन जनरल कौन थे? विवेक मूर्ति ही थे। जो बाइडन है ये USA के 46th प्रेसिडेंट बने हैं, और यहाँ पर अब वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। ओके, और ये बनी है 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, और ये फर्स्ट वुमेन है जो बनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। इससे पहले कोई भी वुमेन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। ओके, एक बुक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। इस बुक के ऑथर कौन है? सो ये काफ़ी मशहूर एक्टर हैं समीर सोनी। समीर सोनी इस बुक के लेखक हैं। रिसेंटली RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक NUE का आइडिया अभी शुरू किया है, और ये
जो है एक अल्टरनेट है किसका, NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। सो NUE इसकी फुल फॉर्म क्या है, NUE की फुल फॉर्म है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ इसकी फुल फॉर्म है। और ये होगा क्या, जैसे कि आपको पता है कि अगर जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, सो इसकी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है कि नहीं, इस चीज़ की निगरानी कौन रखता है, ये रखता है NPCI। ओके, जैसे आप पेट्रोल पंप में गए, आपने पेट्रोल भरवाया और उसका भुगतान कर दिया गूगल पे से, तो पेट्रोल पंप के मालिक को उस पेट्रोल के भुगतान का पैसा मिला कि नहीं, ये कौन कंफर्म करेगा, ये कंफर्म करेगा NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी ही बॉडी है, क्योंकि देखो ये जो NPCI है काफ़ी बैंक्स ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है, और ये ही सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो इस चीज़ पे निगाह रखती है। सो ये गलत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस कंपनी की हो रही है मोनोपोली, और मोनोपोली हर एक इकोनॉमी के लिए गलत है। सो जो RBI है इसने इसका एक अल्टरनेट, NPCI का एक अल्टरनेट जिसका नाम है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़, ये मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। ओके, अब इसको भी एक कॉम्पिटिशन मिलेगा NUE के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इन्होंने जो इनॉग्रेशन किया है शहीद भगत सिंह स्मारक का, कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने। सो शहीद भगत सिंह स्मारक, इसका इनॉग्रेशन किया गया है न्यू दिल्ली में, हमारी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का इनॉग्रेशन किया गया है। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 23 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं शहीदी दिवस। ओके, और एक दिन और है जिस दिन हम शहीदी दिवस ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है जनवरी 10 जनवरी। क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और 23 मार्च को हमारे भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इन दोनों दिनों को हम मनाते हैं एज अ शहीदी दिवस। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने अभी एक एस्टेब्लिश की है सार्क COV2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स, यानी कि इंसाकॉग। ओके, ये ग्रुप है कितनी लेबोरेटरीज़ का, सो ये 10 नेशनल लेबोरेटरीज़ का एक ग्रुप है जो इस्टेब्लिश किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज एंड डेनमार्क के साथ। किस चीज़ के लिए, कि वो हर घर में नल से पानी लाएंगे। किस स्टेट में, ओके, किसी एक स्टेट में, किसी एक राज्य में हर घर में नल से पानी लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक तो पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के साथ और एक डेनमार्क के साथ। सो ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में हर घर में नल से पानी देने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इन्होंने डेनमार्क के साथ की है पार्टनरशिप। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं अभी डेनमार्क के में हमारा राजदूत कौन है, हमारा एम्बेसडर कौन है डेनमार्क में। सो इनका नाम है पूजा कपूर। और डेनमार्क की एक महिला हैं जिनका नाम है इंगर एंडरसन। इनका नाम आपको याद रखना है बिकॉज इंगर एंडरसन ये हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की हेड। ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की हेड कौन है, एंगर एंडरसन, और इनकी नेशनलिटी है डेनमार्क। इंडिया ने वाटर रिसोर्सेज के लिए कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया है। सो इंडिया ने MOU साइन किया है जापान के साथ। ओके, रिसेंटली जापान के साथ एक MOU साइन किया गया है वाटर रिसोर्सेज के साथ, और कुछ समय पहले एक MOU वाटर रिसोर्सेज के लिए ही साइन किया गया था इजराइल के साथ। ओके, इजराइल के साथ भी एक MOU साइन किया गया था। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम पता है आपको, इनका नाम है योशिहिडे सुगा हैं प्राइम मिनिस्टर जापान के। और जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है, फुगाकू। ओके, कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने 500 पैसेंजर्स की कैपेसिटी और 150 टन कार्गो की कैपेसिटी वाला वेसल जिसका नाम है सिंधु, ये सौंपा है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, सो इस कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक ऐसा वेसल सौंपा है जिसका नाम है सिंधु, किसको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार को, जो कैरी कर सकता है
500 पैसेंजर्स को और 150 टन कार्गो का वजन। ओके, और आप ये फोटो देख सकते हैं सिंधु वेसल की। 28वां हुनर हाट हुआ, ये किस राज्य में हुआ? जो 28वां हुनर हाट है ये हुआ गोवा में। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 27वां कहाँ हुआ था? 27th हुनर हाट ये हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हुआ था हुनर हाट, जो 27 था, और 28 हुआ है गोवा में। ओके, गोवा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी ये कैपिटल में ही हुआ था। जो 28th हुनर हाट है इसकी कैपिटल पंजिम में ही हुआ था 28th हुनर हाट। ओके, और गोवा इंडिया का ऐसा फर्स्ट स्टेट बना था जो हो गया था बिल्कुल कोरोना मुक्त, कोरोना वायरस से बिल्कुल फ्री पहला स्टेट बना था गोवा। ओके, और गोवा एक ऐसी स्टेट है, ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने 100% टैप कनेक्शन दे दिए अपने सारे सिटीजन्स को। ठीक है, नल से जल प्रोजेक्ट में सबसे आगे है गोवा। ओके, और गोवा से एक प्लेयर आते हैं जिनका नाम है लियोन मेंडोका, ये बने हैं चेस के 67th ग्रैंड मास्टर। इसके बाद आता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने कौन सी गेम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इंक्लूड कर ली है एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट यूनियन गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड कर लिया है योगासना को। योगासना को भी अब ऐड कर लिया गया है एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इससे पहले भी कुछ गेम्स ऐड की गई हैं, जैसे कि मलाखंब पहले ऐड की गई थी, कुछ 3-4 महीने पहले की बात है ये। मलाखंब ऐड की गई थी। एक कलरी पयतू ये एक गेम है, ये भी ऐड कर ली गई थी। एक थी गटका, ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। और एक थी थांगटा, गटका, कलरी पयतू और मलाखंब, ये 4 गेम्स पहले ऐड की गई थी इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और अब 5th गेम जो ऐड की गई है ये है योग आसना। ओके, ये भी अब एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट यहाँ पर खेली जाएगी। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जैसे ही इसका नाम ही बता रहा है यूथ गेम्स, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो होंगे अंडर 17। ओके, और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये होस्ट कौन कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ये होंगे। ओके, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये किस एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? जो कमेटी जो एक्सप्लोर करेगी पोटेंशियल ऑफ योगा। ओके, ये पोटेंशियल ऑफ योगा को एक्सप्लोर करेगी और इसकी जागरूकता फैलाएगी योगा की पूरे देश में। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डॉक्टर एच.आर. नगेंद्र को इस कमेटी का बनाया है चेयरमैन। ओके, और आपको पता है इस टाइम आयुष के मिनिस्टर कौन है? इस टाइम आयुष के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। मैं बार बार कह रहा हूँ इस टाइम का मतलब, वैसे जो आयुष मंत्रालय है ये इसके मिनिस्टर कौन है? श्रीपद येसो नायक। ओके, लेकिन कुछ 2-3 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था और अभी इनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, और इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ये आयुष का मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। कौन है जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 का दिया गया है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है आशा भोसले को। बहुत फेमस सिंगर हैं आशा भोसले। और आपको पता है ये लता मंगेशकर, बहुत फेमस सिंगर है एक लता मंगेशकर, उनकी ये छोटी बहन है। और लता मंगेशकर को भी महाराष्ट्र भूषण सम्मान अवार्ड मिल चुका है। कब? 1997 में। ठीक है, दोनों को ये अवार्ड अब मिल चुका है। लता मंगेशकर को 1997 में और आशा भोसले को अब 2020 में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे आधार कार्ड्स का सारा रिकॉर्ड रखती हैं, उनके सीईओ कौन बने हैं? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो बने हैं सौरभ गर्ग बने हैं UIDAI के चेयरमैन। और 1-2 नई अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको उनका भी पता होना चाहिए। एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, संजीव कपूर बने हैं चेयरमैन। ओके, और आतिश चंद्र बने हैं FCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। MD एंड चेयरमैन बने हैं आतिश चंद्र, किसके? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संजीव कपूर बने हैं चेयरमैन। ओके,
सो ये हमारे थे सारे MCQ वाले क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये मनाया गया 15 मार्च को और इसकी थीम थी टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, नेशनल वैक्सीनेशन डे ये मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। नेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी राइट ऑफ रिवर्स, राइट्स ऑफ रिवर्स। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके बाद आता है वर्ल्ड पोएट्री डे। वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है 21 मार्च को और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को। दोनों ही सेम डे को मनाए जाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की इस बार थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ओके, इसके बाद आता है एक वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। मैं आपको बता दूं भाई, 1/3 पॉपुलेशन पूरे विश्व में ऐसी है जिनको पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता। ओके, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता, ऐसी 1/3 पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। सो अगर आपके पास पीने के लिए साफ़ शुद्ध पानी है तो उसका सम्मान करें, उसकी वैल्यू करें। ओके, उसके बाद ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये मनाया जाता है 18 मार्च को और इसकी थीम थी #रिसाइकलिंग हीरोज़। ओके, सो ये था हमारा मार्च का पार्ट 3। बहुत जल्द मिलते हैं मार्च के पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड।